Hello friends, welcome back to our official YouTube channel of TechSaj, where we give legal, financial, secretarial information to you. So subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about auditor appointment. Auditor appointment क्या होता है, कौन auditor appointment के लिए अपॉइंट किसको करना ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्यों ये फाइल करते हैं, क्या इसका फॉर्म फाइल होता है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कोई भी इंडिविजुअल ट्रेन टू व्यू और वेरीफाई द फाइनेंशियल्स एंड रिकॉग्नाइज्ड एज अ चार्टर अकाउंटेंट अंडर द चार्टर अकाउंटेंट एक्ट 1949 इज अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर इन अ कंपनी। तो कोई भी इंडिविजुअल जो ट्रेन किया जाता है किसी भी फाइनेंशियल्स को वेरीफाई करने के लिए और रिकॉग्नाइज होता है चार्टर अकाउंटेंट, वो ऑडिटर के रूप में किसी भी कंपनी में अपॉइंट किया जाता है। अब सीए का काम क्या होता है, फाइनेंशियल्स को ऑडिट करना, फाइनेंशियल्स को देखना, फाइनेंशियल्स आप सही बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, और हर कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट का पर्पस क्या है। तो जैसे कि भी मैंने बताया कि ऑडिटर क्या करता है, आपकी फाइनेंशियल्स को एग्जामाइन करता है कि आप फाइनेंशियल सही तरीके से बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, क्या आपकी गलतियां हैं। तो ऑडिटर ये सब चीज़ें शेयर होल्डर्स और या फिर ऑनर ऑफ द कंपनी को बताता है, और साथ ही साथ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये एक ऑडिटर बताता है आपको। सेकेंड थिंग, अगर आप अपनी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करोगे तो आपका जो सीए है, चार्टर अकाउंटेंट, वो आपकी कंपनी में कोई भी लगने वाला इंटरेस्ट या कोई भी पेनल्टी से आपको बचा सकता है, क्योंकि चार्टर अकाउंटेंट उसने सीए की पढ़ाई की होती है, उसको पता होता है कि किस चीज़ से आपकी क्या पेनल्टीज आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। क्योंकि मोस्टली लोग कंपनी जब फॉर्म करते हैं तो उनको पता नहीं होता, कुछ बातें उनको पता होती है बट कुछ जो लीगल चीज़ें होती है वो उनको नहीं पता होता, तो वो आपको बताता है आपका सीए। ठीक है, और दूसरी बात, आपको अगर आपकी कंपनी के लिए लोन चाहिए तो उसके लिए भी आपको बैंक या हर जगह कोई भी ये बोलता है आपको कि आप अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल्स लेकर आओ। ऑडिटेड फाइनेंशियल्स जो आपके ऑडिटर ने ऑडिट की हो, तो उसके बिना आपको लोन भी नहीं मिल सकता। तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट इसलिए भी ज़रूरी है। ऑडिटर के पास अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता है कि वो ओनर्स को या फिर शेयर होल्डर्स को ये बता सके कि आप ऐसे करो तो ये आपकी कंपनी के लिए सेफ़र साइड होगा, इससे आपकी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, या आप ऐसे अपना प्रॉफिट कर सकते हो, या ऐसे आप अपना टैक्स बचा सकते हो। तो ये भी चीज़ें आपका ऑडिटर आपको हेल्प करेगा जब आप ऑडिटर अपॉइंटमेंट करोगे अपनी कंपनी के लिए। अब हम बात करते हैं ऑडिटर अपॉइंटमेंट किस तरीके से करते हैं और क्या क्या कब कब कर सकते हैं हम ऑडिटर अपॉइंटमेंट। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि हम ऑडिटर अपॉइंटमेंट कब करते हैं, ऑडिटर अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज़ आपको करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको ऑडिटर अपॉइंटमेंट करने की ज़रूरी होती है, और ये कौन करता है, आपकी कंपनीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो बोर्ड मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, और ये ऑडिटर अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट आपकी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होता है, आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स करते हैं विद इन 30 डेज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब अगर आप फेल हो जाते हो, मतलब आप किसी भी तरीके से या किसी भी वजह से आप अपना मीटिंग नहीं कंडक्ट कर पाए और आप एजीएम में अपने ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाए, तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है ईजीएम का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसमें आप अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो विद इन 90 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और उसका टेन्योर पीरियड क्या होगा, उसका टेन्योर पीरियड होगा 1 ईयर टिल द इंश्योरिंग एजीएम। वो आपका सिर्फ 1 ईयर के लिए अपॉइंट होगा, उसके बाद आपको दोबारा से ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। ऑडिटर एट फर्स्ट एजीएम विद कंसर्न। अब हम एजीएम में अपना ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। पहले तो हमने विद इन 30 डेज़ किया, अब हमें श्योर नहीं है कि ये ऑडिटर कैसा काम करेगा या इससे हमारी प्रॉपर कम्युनिकेशंस के लिए हमारे डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 1 ईयर के लिए पहले उसको अपॉइंट करते हैं कि चेक करने के लिए हम देखेंगे अगर इनके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग या अच्छा कम्युनिकेशन रहा तो हम इनको आगे भी अपॉइंट करेंगे। अब आता है एजीएम। अब
एजीएम कर रहे हो आप, जो आपकी एजीएम फॉर द फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ के अंदर आपकी एजीएम होती है, उसमें आप देख रहे हो कि हाँ मेरा ऑडिटर जो फर्स्ट ईयर था वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो मेरी कंपनीज का बहुत अच्छा ध्यान भी रख रहा है, तो मैं एजीएम में उसको 5 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए मैंने उनको अपॉइंट कर लिया कि हाँ अभी मेरी कंपनी का नेक्स्ट 5 ईयर्स का ख्याल रखेंगे और आपका 5 ईयर्स के लिए टेंशन खत्म, आपने अपनी कंपनी के लिए 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। तो एजीएम में आप क्या करते हो, एजीएम में आप अपने ऑडिटर को 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट करते हो विद इन 1 फॉर्म, एक फॉर्म में ही आपके लिए वो ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाएंगे। अब आपने ऑडिटर को तो अपॉइंट कर लिया, आपने ऑडिटर को अपनी चीज़ें तो बता दी कि भाई हमारी ये कंपनी है और हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, आपको इस फाइनेंशियल्स का या हमारी कंपनी का वो ध्यान रखेंगे। अब ऑडिटर भी उसमें बोलता है कि ठीक है मैं आपकी कंपनी में ऑडिटर तो अपॉइंट हूँगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग से वो भी कुछ अपनी बातें रखेगा कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है। अब बट ये नहीं कि अब ऑडिटर ने बोल दिया कि ऑडिटर अपने तरीके से करेगा, नहीं, उस ऑडिटर जो बातें बोलता है वो भी लिमिटेड होनी चाहिए, जो कंपनीज एक्ट के लिए लायबल होनी चाहिए। अब ये नहीं कि वो कुछ भी बोल देता है, जैसे कंपनी की जो नॉर्मल लीगल फीस होती है ऑडिटर की वो वही अपॉइंट करेगी, ये नहीं बोले कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, आपकी कंपनी में इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आप एग्री नहीं कर सकते हो। जो भी वो उसके अकॉर्डिंग्स होता है, बट जो लॉ में रजिस्टर होगा सिर्फ वही बातें उसकी मानी जाएगी। अब एक पॉइंट और आता है कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन और अदर एनी रीज़न। अब कैजुअल वैकेंसी मतलब आपने स्टार्टिंग में अपने ऑडिटर को 1 ईयर के लिए अपॉइंट कर लिया, कहा ये है हमारी कंपनी के लिए 1 साल के लिए। अब वो इन केस बोलता है किसी आप लोगों का डिस्प्यूट हो गया या आपकी उनसे अच्छी नहीं बन रही है, वो आपकी कंपनी पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप कहोगे कि नहीं भाई अब हम आपको अपनी कंपनी के लिए आगे अपॉइंट नहीं कर सकते, हमें आपका रेजिग्नेशन चाहिए। तो अब इस केस में हम नेक्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कैजुअल वैकेंसी में। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, इस तो ये नहीं कि अब वो बोलता है कि नहीं मुझे आपका कंपनी में नहीं रहना, तो अब वो तुरंत रिज़ाइन कर देगा। वो 3 मंथ्स का टाइम देगा, विद इन 3 मंथ्स आप उसको नोटिस दोगे कि 3 मंथ अगर आपने अच्छे से काम किया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको उसको रेजिग्नेशन साइन करना पड़ेगा, वो आपकी कंपनी से रिज़ाइन हो जाएगा। उसके बाद रिज़ाइन तो हो गया, अब फिर से आप अपने मेंबर्स की ईजीएम करोगे और फिर आप अपना एक और ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। उस चीज़ को बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट करना। अब कैजुअल वैकेंसी में भी जिस ऑडिटर को आप अपॉइंट करोगे तो ये नहीं कि आप उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपने अपॉइंट कर लिया, नहीं, आप उसको भी सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अपॉइंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल अब ईजीएम कंडक्ट होने में सिर्फ 15 डेज़ बचे हैं। अब आपका ऑडिटर कहता है कि नहीं अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, तो उस 15 डेज़ के लिए भी आपको अपनी कंपनी के लिए कोई ना कोई ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा और वो सिर्फ टिल उस एजीएम तक ही रहेगा। उसके बाद आपको उस ऑडिटर को दोबारा से 5 साल के लिए या जितने भी टेन्योर पीरियड के लिए आप उसको अपॉइंट करना चाहते हो आप अपॉइंट कर सकते हो, बट आपको दोबारा से ईजीएम करके अपना ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें आप अपने ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ऑडिटर अपॉइंटमेंट। ऑडिटर का तो हमने सोच लिया कि कौन हमारी कंपनी का ऑडिटर रहेगा। अब इस ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म कौन सा जाता है, जैसे कि एमसीए के लिए हर चीज़ के लिए अलग अलग अपना फॉर्म होता है, वैसे ही ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए एडीटी 1 होता है। और रेजिग्नेशन के लिए अब जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको कि कैजुअल वैकेंसी में आपको रिज़ाइन करना है, तो उस रेजिग्नेशन के लिए भी अब उस ऑडिटर को एडीटी 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। जब तक वो एडीटी 3 फाइल नहीं करेगा तब तक आप किसी और ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। रेजिग्नेशन के लिए एडीटी 3 और अपॉइंटमेंट के लिए एडीटी 1। अब हम बात करते हैं एडीटी 1 की। एडीटी 1 क्या होता है? एडीटी 1 फॉर्म होता है जो कि आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्मेशन देते हो अपने ऑडिटर के बारे में, तो एडीटी 1 इस चीज़ के लिए फॉर्म होता है। इस एडीटी 1 में आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को अपने ऑडिटर के बारे में बताते हो, तो जनरली इस चीज़ के लिए एडीटी 1 फॉर्म फाइल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होते हैं और डिटेल्स क्या क्या चाहिए होती है। जैसे कि फॉर्म का नाम ही आप समझ सकते हो ऑडिटर अपॉइंटमेंट, तो इसमें सारी डिटेल्स ऑडिटर की जाएंगी जिस ऑडिटर को आप अपॉइंट कर रहे हो। तो पहला इसका पॉइंट होता है डिटेल ऑफ कैटेगरी। आपके ऑडिटर की कैटेगरी क्या है, क्या वो इंडिविजुअल है या वो कोई फर्म है, तो पहली चीज़ दी जाती है। सेकंड चीज़ क्या जाती है? पैन ऑफ सीए, आपके सीए का पैन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ भी फॉर्म में जाती है। साथ में उसका मेंबरशिप नंबर, आप उसको कितने साल के लिए अपॉइंट कर रहे हो, ये पीरियड ऑफ टाइम भी मेंशन किया जाता है। और इन केस ऑफ रेजिग्नेशन भी अगर किसी डायरेक्टर की हुई आपकी कंपनी में, तो आप उस ऑडिटर के बारे में भी, उस ऑडिटर का भी रेजिग्नेशन पीरियड
और अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और कैजुअल वैकेंसी की डेट, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म में मेंशन करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं व्हेन शुड ADT 1 शुड बी फाइल। ADT 1 फाइल कब होता है? आपने अपॉइंट तो कर लिया, आपने बता दिया कि मैं अपने विदिन 30 डेज़ आपको एक ऑडिटर अपॉइंट करना है। अब ऑडिटर अपॉइंटमेंट की डेट क्या होती है? ये होती है विदिन 15 डेज़ ऑफ AGM। आपने AGM कंडक्ट कर लिया, अब AGM के विदिन 15 डेज़ के अंदर आपको अपने ऑडिटर का ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर आपने अपनी कंपनी की AGM की है 30 सितंबर को, 30 सितंबर को आपने AGM की है। अब क्या बोल रहा है इसमें, 15 डेज़ के अंदर आपका फॉर्म फाइल होना चाहिए। इसका मतलब है 30 सितंबर को आपकी AGM है तो विदिन 15 अक्टूबर आपका ADT 1 फॉर्म फाइल हो जाना चाहिए, वरना उसके ऊपर भी पेनल्टीज आएंगी। अब व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच होते हैं? तो इसके अंदर पहला डॉक्यूमेंट अटैच होता है बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, कंपनीज बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन और AGM रेजोल्यूशन फॉर फर्स्ट ऑडिटर। अब हम अपनी कंपनी में जब हम फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो हम बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन या फिर AGM रेजोल्यूशन। सेकेंड हम क्या देते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर, की अपॉइंटमेंट लेटर भी होना चाहिए। थर्ड चीज़ देते हैं हम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। तो ये तीनों चीज़ें फॉर्म में अटैच की जाती है। हम बात करते हैं इस फॉर्म की फ़ीस क्या क्या होती है। ये इस फॉर्म की कोई फिक्स्ड फ़ीस नहीं है कि इस फॉर्म की फ़ीस आपकी 200 या 300 होगी, नहीं। ये डिपेंड करता है आपके शेयर कैपिटल पे। आपकी शेयर कैपिटल जितनी होगी उस अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस होगी। जैसे कि आपकी शेयर कैपिटल है 1 लाख से कम तो आपकी फॉर्म की फ़ीस होगी 200 रुपीज़, ठीक है। आपकी शेयर कैपिटल अगर 1 लाख से लेकर के 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है तो आपके फॉर्म की फ़ीस होगी 300 रुपीज़, ठीक है। अगर आपके शेयर कैपिटल होती है 5 लाख से लेकर के 25 लाख से कम तो आपके फॉर्म की फ़ीस होगी 400 रुपीज़। अगर आपके शेयर कैपिटल 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक है तो आपके फॉर्म की फ़ीस होगी 500, और अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर है तो आपके फॉर्म की फ़ीस होगी 600 रुपीज़। तो ये थी आपके फॉर्म की फ़ीस। अब हम बात कर लेते हैं पेनल्टीज़ की। तो इसके ऊपर भी कोई पेनल्टी फ़िक्स नहीं है कि 100 रुपीज़ पर डे या 200 रुपीज़ पर डे, नहीं, ये ऐसे नहीं जाती। ये डिपेंड करती है डेज़, आपने कितना लेट किया है अपना फॉर्म फाइल करने में, तो ये डेज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर विदिन आपने 30 डेज़ ही लेट किया, अप टू 30 डेज़ आपका फॉर्म लेट है तो उसकी फ़ीस होगी 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फ़ीस। अभी जो मैंने ऊपर नॉर्मल फ़ीस बताई है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। सेकेंड, अगर आपने लेट कर दिया मोर देन 30 to 60 डेज़ तो आपके फॉर्म की फ़ीस हो जाती है 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फ़ीस। आपने लेट कर दिया 60 डेज़, 60 to 90 डेज़ आपका लेट हो चुका है फॉर्म, तो आपके फॉर्म की फ़ीस आएगी 6 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फ़ीस। अब आपने लेट कर दिया मोर देन 90 to 180 डेज़ तो आपके फॉर्म की फ़ीस सीधा 10 टाइम्स बढ़ जाती है, 10 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फ़ीस। और अगर आपने 180 डेज़ से ज़्यादा कर दिया तो मैक्सिमम पेनल्टी आती है 12 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फ़ीस। तो इससे ज़्यादा आपकी फ़ीस नहीं बढ़ सकती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी ऑडिटर अपॉइंटमेंट की, जो किसी भी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए ज़रूरी होता है, और ये आपकी पेनल्टीज़ थी। थैंक यू। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको उसका आंसर तुरंत मिल जाए। थैंक यू।